एक्टिविटी नंबर 1, एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्टिविटी दी है वो मैग्नीशियम रिबन की है। देखो मैं एक्टिविटी को आपको समझा देता हूँ। उस एक्टिविटी में कहा गया है कि आपको एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उसको आपको बर्न करना है, लेकिन बर्न करने से पहले आपको उसे सैंड पेपर से रब करना है। देखो पहला एग्जाम में क्वेश्चन यही बन जाता है कि मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है। तो देखो अगर आपका इसका आंसर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे जान लेंगे। देखो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है वो खुले में पड़े रहने के कारण एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से उस मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। जब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हो तो MgO की फॉर्मेशन होती है, और ये जो MgO है ये आपका क्या करता है, इस मैग्नीशियम को चारों तरफ से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने की कोशिश करते हैं तो ये जलता नहीं है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं। रब करने से इसके ऊपर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाती है, और हटने के बाद में हम लोग इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि अगर क्वेश्चन आ गया आपके कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ रब्ड बिफोर बर्निंग, तो आप लिख दोगे टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें तो जब आप इसे बर्न करते हो मैग्नीशियम के रिबन को, यानी कि मैग्नीशियम की आप रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीजन के साथ। बात आती है सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्यों लिखी, तो देखो जब भी किसी को बर्न किया जाता है तो केमिस्ट्री में आपको याद रखना है बर्निंग का मतलब हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को जलाया जाता है तो वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। इसका मतलब उस जो भी आपका फ्यूल है, चाहे किसी भी सब्सटेंस की आप बात कर लो, जिसको भी आप जलाने की कोशिश कर रहे हो, तो जब आप उसे जलाते हो इसका मतलब आप उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर देते हो। अब जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे यानी उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो ये कैसे नेचर का होगा, तो ये आपका बेसिक नेचर का होगा। कैसे पता चला हमें इसका नेचर बेसिक है, तो देखो मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो मेटल ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, मेटल ऑक्साइड बोल दो या मेटलिक ऑक्साइड बोल दो। मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक। देखो ये बात आपको आपका जो थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी ये बात पता चल जाएगी। वहाँ पे जब हम लोग मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। अब जब आपने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करी, यानी मैग्नीशियम के रिबन को जब आपने जलाया, तो जलाने के दौरान आपके वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम आपको ऑब्जर्व होती है। तो वाइट डेजलिंग फ्लेम है वो आपको सीन होगी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है इसमें। दूसरी अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है जब आप इसको जलाते हो तो वाइट कलर का पाउडर बनता है, वाइट पाउडर, और इस वाइट पाउडर का नाम क्या है, तो इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपसे वो पूछ सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो वो तो आप डायरेक्ट ही बता दोगे, बेसिक नेचर होता है। और अगर मैं इस एक्टिविटी में आगे बढ़ूँ तो आपको देखो छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखनी है। जब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कर देता हूँ, यानी कुल मिलाकर के जब मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ कर दूँ तो ऐसे में बनेगा क्या, तो ऐसे में आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात की जाए ना तो इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात की जाए तो ये एक एंटासिड होता है। क्या होता है, एंटासिड। एंटासिड किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है एंटासिड उसे कहा जाता है जो एसिडिटी को क्योर करता है। तो ये क्या करेगा, क्योर करेगा एसिडिटी को। तो बेसिक सी बातें आपको समझ में आई होगी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। ये एक अच्छा एंटासिड होता है, यानी एसिडिटी को क्योर करने का काम करता है। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड यानी कि एसिडिटी को क्योर करने के लिए एक माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं। वो माइल्ड बेस आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। आपके इनो के पैकेट आते हैं, उनके अंदर बेस होता है, और वो बेस कौन सा होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो एंटासिड के आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक दे रखा है बेकिंग सोडा और एक दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेकिंग सोडा की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मीठा सोडा होता है, इन दोनों का इस्तेमाल एज ए एंटासिड किया जाता है। एंटासिड का मतलब क्या हो गया, एंट मतलब अगेंस्ट, किसके, एसिड के, एंटासिड यानी एसिड के अगेंस्ट। एसिड के अगेंस्ट जो होते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं, और ये माइल्ड एडिबल बेस होते हैं, इन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, शरीर में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम मिल्क और मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, वरना हम लोग इनो लेते हैं, इनो के अंदर भी यही मिले हुए आते हैं। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। कौन कौन से क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मैग्नीशियम का रिबन है, उसको बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाए, इसलिए हम लोग उसे रब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसे बर्न करते हैं तो कैसी फ्लेम निकलती है, तो याद रखना वाइट डेजलिंग फ्लेम। देखो डेजलिंग फ्लेम का मतलब क्या होता है, डेजलिंग जो फ्लेम होती है वो आपने नोटिस करी होगी, जब हम लोग दिवाली पर फुलझड़ी जलाते हैं, फुलझड़ी से वो जो फ्लेम निकलती है वो डेजलिंग फ्लेम ही होती है, इसी तरह की फ्लेम होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये किस स्टेट के अंदर होगा, तो ये आपको सॉलिड पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है उसको अगर आप पानी के अंदर डाल दो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क और मैग्नीशिया बोलते हैं, जो कि एक एंटासिड होता है और ये एसिडिटी को क्योर करने के काम आता है। ठीक है, जहाँ तक इस एक्टिविटी से ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन इस टाइप का बनाया जा सकता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी है ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सा टाइप है। तो देखो मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, यानी कह रहे हैं मतलब दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बाकी अगर बात की जाए तो ये रिएक्शन है, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, या इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का इधर पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में बता रखा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, देखो एक्टिविटी 2 किस चीज़ के बीच में है, तो ये है आपके लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है PbNO32, और इसकी रिएक्शन हो रही है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। देखो आपको ये केमिकल जो फॉर्मूले हैं ये अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं आपको आपके सिलेबस में आपकी NCERT में जितने केमिकल फॉर्मूले दे रखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो रही है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको पता है ये दोनों के दोनों कंपाउंड है। कहने का मतलब है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज देखने को मिलता है आपको आयंस का। ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या कंपाउंड बनेगा, तो देखो लेड है, लेड ने पोटेशियम को हटा दिया और आयोडीन के साथ में मिल करके लेड ऑक्साइड बना दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा PbI2, और K है वो NO3 के साथ मिल जाएगा और KNO3 बन जाएगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस रिएक्शन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, इस रिएक्शन के दौरान ये जो लेड आयोडाइड बना है ये क्या चीज़ है, तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में आप PPT भी बोल सकते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि PbI2 है, ये येलो प्रेसिपिटेट होता है। देखो जितनी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपके सिलेबस में है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी, खास तौर से एक तो ये वाली, एक इसके अलावा आपके NCERT में और एक रिएक्शन दे रखी है, वहाँ पे आपके वो रिएक्शन है, देखो बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है सोडियम सल्फेट के साथ में, तो ये दोनों रिएक्शन तो आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो इसमें देखो अगला जो क्वेश्चन है, और तो कोई क्वेश्चन इसमें कोई भारी भरकम बन नहीं रहा, बस ये इसमें ये 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 है जहाँ पर बोला गया है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में आपको जिंक के ग्रेनुअल्स डालने हैं, यानी जिंक के दाने डालने हैं आपको, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको या तो आप HCl डाल दो और या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। तो मान लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंने जिंक के साथ HCl मिला दिया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर मैंने जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना है, H2SO4 होता है,
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं HCl को। अब इनके बीच में रिएक्शन होएगी। किस तरह की रिएक्शन होएगी ये, तो आपको पता है जिंक एक मेटल है और HCl एक एसिड है। तो कुल मिला के ये जो रिएक्शन है ये एसिड और मेटल के बीच में है। और जब भी एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होती है तो उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कैसे बनी है, तो ये देखो जिंक की अगर बात की जाए तो ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये जाएगा हाइड्रोजन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी और वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप पिछला लेक्चर देख लेना। वहाँ पर आप नोटिस करोगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे आता है। जिससे जिंक जाएगा हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन आपकी सेपरेट हो जाएगी। अब जिंक क्लोराइड आपका सोल्ट है, हाइड्रोजन गैस आपको पता चल गया बन गई है। ठीक है, अब इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो सेम ऐसी की ऐसी रिएक्शन नीचे हो जाएगी। जिंक जाएगा हाइड्रोजन को हटा देगा, Zn और SO4 मिल करके क्या बना लेंगे, ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा और वही हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इस रिएक्शन को भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलोगे। देखो पहला क्वेश्चन ये आ गया कि ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, तो याद रखना ये दोनों रिएक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आपको पता है हाईली रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव को हटा दिया है उसके कंपाउंड से, या मैं कह दूँ उसके सोल्ट सॉल्यूशन से। लेकिन यहाँ तो चलो सोल्ट सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ तो एसिड है। तो देखो कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे एसिड का सॉल्यूशन हो चाहे सोल्ट का सॉल्यूशन हो, अगर ज़्यादा रिएक्टिव जा कर के और वहाँ से हटा देता है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसके अलावा आपसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने ये रिएक्शन करवाई है वो टेस्ट ट्यूब गर्म होगी या ठंडी होगी। तो सीधी सी बात है, आप एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवा रहे हो तो इसका मतलब ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको करवाने के बाद प्रोडक्ट के अंदर हीट निकलती है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट में हीट निकलेगी और इस हीट की वजह से टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाएगी। तो जहाँ प्रोडक्ट में हीट निकलती है उसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और जहाँ रिएक्टेंट को हीट दी जाती है रिएक्शन को करवाने के लिए, जैसे कि आपने केमिकल रिएक्शन में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वहाँ हम लोग हीट दे करके केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, एंडो मतलब इनसाइड, जिसको हीट दी जा रही है, जो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व कर रहा है फिर केमिकल रिएक्शन कर रहा है, जिसके रिएक्टेंट में हीट आ रही है उसे हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसके प्रोडक्ट में हीट आ रही है यानी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा रहा है उसे हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिएक्शन का टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हुई, क्या प्रोडक्ट बना, तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी नंबर 4 है उस पर बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 की अगर बात की जाए तो आपके इक्वेशन लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन आपकी की जा रही है वाटर के साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड ये बनी कैसे। तो देखो हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई और जिससे हमको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड। वही एक्टिविटी नंबर 1 की जैसे ही आपके पास मेटल था, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई जिससे मेटलिक ऑक्साइड बन गई। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। ये एग्जाम में नाम पूछा भी जाता है, क्विक लाइम। वो आपको जनरली कैल्शियम ऑक्साइड नाम नहीं देगा, वो क्विक लाइम देगा। तो आपको याद रखना है क्विक लाइम किसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसको आप लाइम भी बोलते हो, क्या बोलते हो, लाइम, यानी कि चूना, हिंदी में इसे चूना बोला जाता है। ठीक है, तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया यानी चूना लिया, चूने को किस में डाला, पानी के अंदर। ठीक है, पानी में जैसे ही डालोगे आप तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी, साथ में हीट भी रिलीज़ होती है। ठीक है, यानी चूने को जब आप पानी में डालते हो और उसको घोल लेते हो अच्छे से तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि रिएक्शन कैसी है, तो आप बताओगे सर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है।
इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जिस कंटेनर के अंदर हम लोग ये केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं यानी चूने को पानी में घोल रहे हैं, वो कंटेनर ही गर्म हो जाएगा। दूसरी अगर बात की जाए तो और इस पर क्या क्वेश्चन बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो इसका भी एक कॉमन नेम है, इसे हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है, इसे स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, यानी चूने का पानी। ये क्या है? चूने का पानी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। साथ में ये ध्यान रखना है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है यानी चूना होता है, इसका इस्तेमाल वाइट वॉशिंग में किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसमें लिखा है एक्स नाम का एक कंपाउंड है जो वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वाटर के साथ रिएक्शन बता दो। तो वो एक्स नाम का कंपाउंड कौन हो गया? वो हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से ये रिएक्शन हुई है। क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात की जाए, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है, यानी मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से यानी चूने के पानी में से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाता हूँ, तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है बात? अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन, ठीक है। और ये आपके चौक का फॉर्मूला भी होता है। आपके एग की जो शेल होती है, अंडे का जो छिलका होता है, उसका भी यही फॉर्मूला है। यहाँ तक कि आपका जो मार्बल पत्थर होता है उसका भी यही फॉर्मूला है। तो याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चौक का, मार्बल का और एग शेल यानी अंडे के छिलके का फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? अच्छा, और इसमें क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, वो पूछते हैं कि जब लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? तो याद रखना, ये लाइम वाटर है, ये मिल्की अपीयरेंस देता है। कैसी अपीयरेंस देगा? मिल्की। ये मिल्क कलर का सा दिखने लग जाएगा, यानी इसमें दूधिया रंग आपको नज़र आएगा। ये इतनी सी बातें समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है। तो याद रखना, कैल्शियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यानी चूना बनता है, जिसे आप क्विकलाइम या फिर लाइम बोलते हो। जब इसी चूने को जब हम पानी में घोल देते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और चूने का इस्तेमाल वाइट वॉशिंग में किया जाता है। हालांकि सीमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं, यानी कि जैसे मान लो मैंने चूने का घोल तैयार कर लिया है ना, चूने का पानी, इसको ब्रश से लगा करके और दीवार के ऊपर पोत दिया, तो शुरू में दीवारें आपको बटमेली लगेगी। 1-2 दिन बाद में शाइनिंग है ना, शाइनिंग अपीयरेंस आनी शुरू हो जाएगी। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? जैसे मैंने इस कमरे में, ये जिस कमरे में मैं हूँ, वहाँ पर मैंने क्या किया? वाइट वॉशिंग की है। तो शुरू के अंदर तो ये ऐसे लगेगा जैसे बटमेला सा हो गया। 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल सफ़ेद रंग आ जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? तो इस कमरे के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगातार केमिकल रिएक्शन करती रहती है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाइट कलर की पपड़ी है वो हमको दीवारों के ऊपर देखने को मिलती है। अच्छा, अगर आप एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो इस लाइम वाटर के अंदर से, तो ऐसे के अंदर जो लाइम वाटर है वो आपका कलरलेस हो जाता है, ठीक है, और इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। इसकी अगर बात की जाए कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। ये कैसा होता है? तो ये इनसोल्यूबल होता है, ये पानी के अंदर घुलता नहीं है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर घुलेगा नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस वाटर प्लस CO2, तो ऐसे के अंदर किसकी फॉर्मेशन होएगी? तो CaHCO3 की फॉर्मेशन होएगी, ठीक है, CO3 और ये जो कंपाउंड होता है ये आपका सोल्यूबल होता है, ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी कुछ बातें हैं जो आपको इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग याद रखनी है। एग्ज़ाम में ये सारी की सारी बातें आपसे पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 होता है। ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। जब इन्हें हीट किया जाता है तो FeSO4
प्लस 7H2O, इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जब इसे फर्दर हीट किया जाता है, कंटिन्यू हीट किया ही जाएगा, तो ऐसे में जो FeSO4 है, भाई कहने का मतलब FeSO4.7H2O था, इसको हीट किया तो ये आपके दो अलग अलग कंपोनेंट में टूट गया। FeSO4 अलग हो गया, 7H2O अलग हो गया। अब ये 7H2 है, ये तो गर्म होकर के वेपर बन करके उड़ जाएगा, तो इसका तो बन जाएगा वाटर वेपर, और ये वेपर आपको टेस्ट ट्यूब की जो सरफेस है वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बचा केवल FeSO4। FeSO4 है, ये और हीट होता रहेगा तो ये 3 प्रोडक्ट में टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इस एक्टिविटी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आपको दिख रहा है आपके पास में एक रिएक्टेंट है, आपने उसको तोड़ा और तोड़ के कई सारे प्रोडक्ट बना दिए। ठीक है, देखो यहाँ 3 प्रोडक्ट बने, पहले आपने उसको तोड़ा तो FeSO4 बना और 7H2O बना, तो ये तो H2O तो चलो आपका उड़ गया। अब FeSO4 टूट रहा है और इससे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब सिंगल रिएक्टेंट है, चाहे आप इसको यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट की संख्या है वो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, क्योंकि हीट दे करके इसका ब्रेकडाउन हुआ है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ क्या क्या कंपाउंड आपके, ये क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिली है? तो यहाँ पर आपको एक तो पता चला कि ये रिएक्शन जो है वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, ये जो क्रिस्टल होते हैं ये किस कलर के होते हैं? तो आप बताओगे ग्रीन कलर के होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये आपके फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बना। अब जो SO2 SO3 की अगर बात की जाए तो इनकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? पंजेंट स्मेल। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें सल्फ़र है। ठीक है, और सल्फ़र की जो भी गैस होती है वो पंजेंट स्मेल, एक चुभने वाली सी स्मेल देती है। ठीक है, और आपके जैसे लहसुन हो गया है ना, लहसुन के अंदर भी आपको अजीब सी स्मेल आती है, प्याज में आपको अजीब सी स्मेल आती है। उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि उसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है, तो सल्फ़र के कारण ये अजीब सी स्मेल आती है। देखो हाइड्रोजन गैस है, ये ऑडरलेस होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई स्मेल नहीं आती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कोई स्मेल नहीं है। तो मैक्सिमम अगर आप गैसेस देखो तो उनमें कोई स्मेल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आप बात करते हो तो देखो SO2 SO3 है, इनकी स्मेल आती है और इनकी स्मेल पंजेंट स्मेल यानी एक चुभने वाली सी स्मेल होती है। ठीक है, अब हम लोग अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी नंबर 6। इस एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग लेड नाइट्रेट लेंगे PbNO32 और इसको हम लोग हीट करेंगे। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो देखो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक है PbO, दूसरा NO2 और अगला आ गया आपका O2। अब इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें आपको नोटिस करना है यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये एक, और फिर हीट दे करके इसका ब्रेकडाउन किया जा रहा है, इसका मतलब ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। कैसी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो PbO है इसका कलर कैसा होता है? तो याद रखना ये येलो कलर होता है। ठीक है, PbO का भी कलर येलो होता है, PbI2 का कलर भी येलो होता है। देखो ये कलर वाले क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये कलर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो NO2 गैस है ये जब निकलती है, ठीक है, तो इससे ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज होती है, ब्राउन फ्यूम्स। तो NO2 है वो ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में निकलती है। ऑक्सीजन आपको पता है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गई होगी एक्टिविटी, बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी थी। क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा? ये कैसी रिएक्शन है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन है। और जो लेड ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है? तो याद रखना इसका कलर आपका येलो होता है, मैंने लिख भी दिया ऊपर। NO2 है, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज़ करती है। ठीक है, अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। इस एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है आपको एक बीकर ले लेना है। मान लो ये बीकर है और इस बीकर की अगर बात की जाए, इस बीकर में मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले ली। ये जो इलेक्ट्रोड है इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और ये दूसरी इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया।
देखो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ती है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ती है उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। दो तरह की इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसी रोड जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने दे, वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। एक कैथोड, एक आपकी एनोड हो गई। एनोड ऐसी इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है, और कैथोड वो है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो इस इलेक्ट्रोड से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है और ये यहाँ जैसे ही आएगा तो आगे तो सर्किट टूटा हुआ है, तो करंट पास कैसे होगा? तो करंट को पास करने के लिए, या मैं कह दूँ सर्किट को क्लोज रखने के लिए, मैं यहाँ पर इस बीकर के अंदर वाटर डाल दूंगा। अब वाटर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले, इसलिए वाटर के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूंगा, कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी जाएगी, जिससे वाटर है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर लेगा। अब देखो होता क्या है, इन इलेक्ट्रोड को हम लोग टेस्ट ट्यूब से कवर कर देते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने टेस्ट ट्यूब से कवर कर दिया, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसका नाम एनोड है, और बी में जो है उसका नाम कैथोड है। अब होता क्या है, जैसे ही हम लोग करंट को पास करवाते हैं तो करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, इलेक्ट्रोड ए में जाएगा, और चारों तरफ आपके वाटर होने के कारण, वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड है, इस वजह से वाटर है वो आयनाइज्ड हो जाएगा और वह आयन्स फ्री कर देगा, ठीक है। और जो वाटर है उसमें से जब करंट पास होता है, यानी अगर मैं इसमें से वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाऊँ तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपने छोटी क्लास में ही पढ़ लिया था, आयरन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे कैसा होता है, -2 चार्ज होता है। अब पॉजिटिव आपको पता है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन है, कैथोड। तो कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन गैस है वो इस कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। इसमें कौन सी गैस इकट्ठी हो जाएगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, तो वो आपकी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, ये आपका अट्रैक्ट हो जाएगा एनोड की तरफ। तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है, तो वो ऑक्सीजन गैस है। यानी ए टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ऑक्सीजन गैस भरनी स्टार्ट हो जाएगी और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके हाइड्रोजन गैस। अब देखो एग्जाम में इस टॉपिक से, या मैं कह दूँ इस एक्टिविटी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये आता है कि जब वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो यानी ब्रेक डाउन करते हो, या मैं कह दूँ ये आपका जो ये एग्जाम्पल है जिसमें वाटर का ब्रेक डाउन किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो इधर नीचे लिख भी देता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो कैसी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बैठता है कि कौन सी गैस है जो डबल अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है, या हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का एक ही है, तो इसके आगे मैं 2 लगा दूंगा। इससे ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे, तो मुझे हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तब आप खुद ही देख लो, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी 4 एटम है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 4। और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो आपको पता है ये 2:1 निकल के आएगा, ठीक है। यानी जब मैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेता हूं तो उससे मुझे हाइड्रोजन के 4 एटम मिलते हैं, या फिर मैं कह दूं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, और ऑक्सीजन के 2 एटम, या फिर मैं कह दूं ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मुझे मिलता है, ठीक है। आगे जो नंबर लिखा गया है वो मॉलिक्यूल के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जो बॉटम में नंबर दिया गया है वो एटम्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम है, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ हाइड्रोजन जो गैस है उसके 2 मॉलिक्यूल है, या मैं इससे बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन के 2 एटम है, या मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 में होगा। हाइड्रोजन का अमाउंट हमेशा दुगना चलेगा, या मैं कह दूँ हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो दुगना होगा ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन ये आता है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये कौन सी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती है, और जो
ये ऑक्सीजन गैस है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगी। तो देखो याद रखना, हाइड्रोजन है वो आपकी किस पे डिपॉजिट होगी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन है वो किस पे होगी, एनोड पे। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो इस एक्टिविटी से आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी नंबर 8 है। इस एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इस एक्टिविटी में कहा गया है आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है, यानी AgCl लेना है, और AgCl में से जैसे सनलाइट पास करवाते हो आप तो Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, इससे मिलती जुलती एक और रिएक्शन है, जस्ट इसके बाद में ही आपके चैप्टर में दे रखी है, वो भी ऐसी है, उसमें AgBr लिया जाता है और उसमें से जब सनलाइट पास करवाई जाती है Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है। अब इन दोनों ही केमिकल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो दोनों के दोनों फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। दोनों कैसी है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों के दोनों ये जो कंपाउंड है जैसे AgCl और AgBr, ये दोनों के दोनों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं। AgCl हो गया एंड AgBr, दोनों का इस्तेमाल किस में किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर है बात। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो इनसे पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये है कि AgCl या AgBr है, इनको डार्क कलर की बोतल में क्यों स्टोर किया जाता है। तो देखो सीधी सी बात है, आप नहीं चाहते कि AgCl या AgBr है वो आपका खराब हो जाए। ठीक है, और अगर बोतल आपकी डार्क कलर की नहीं होगी तो सनलाइट बोतल में एंटर कर जाएगी, सनलाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और जब सनलाइट बोतल के अंदर आएगी तो उसमें जो AgCl या AgBr है उसका वो ब्रेक डाउन कर देगी, उसे AgCl2 में या फिर AgBr2 में तोड़ देगी। हम नहीं चाहते कि AgCl या AgBr का ब्रेक डाउन हो, इसलिए डार्क कलर की बोतल रखते हैं। डार्क कलर की बोतल में सनलाइट एंटर नहीं करेगी, जिससे कि जो AgCl या AgBr इन दोनों कंपाउंड का ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, AgCl की अगर बात करें तो ये व्हाइट कलर का होता है, और जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो धीरे धीरे इसका जो कलर है वो व्हाइट से आपका ग्रे हो जाता है। ये छोटी सी बात आप दिमाग में रख लेना। एक्टिविटी 9 की अगर बात की जाए तो इसमें क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। मान लो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसका नाम A है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसका नाम B है। दोनों के अंदर मैंने सेम सॉल्यूशन डाल दिया, सेम अमाउंट का। दोनों में आपके कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4। अच्छा, कॉपर सल्फेट की अगर बात की जाए तो ये ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ब्लू। अब हमको क्या करना है, 2 आयरन नेल लेनी है। मान लो ये आयरन नेल है, ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। अब अगर आप इन दोनों सॉल्यूशन को देखो तो दोनों के दोनों ब्लू कलर के हैं, और आयरन नेल है ये सिल्वर कलर की है। अब इनमें से एक आयरन नेल को मैंने लिया, A को लिया, और मान लो मैंने इसको A सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। तो जैसे इस आयरन नेल को मैं इसके अंदर डालूंगा तो डालने से क्या होगा, आयरन नेल है तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी कॉपर सल्फेट के साथ। अब आयरन जाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा इस पूरे सॉल्यूशन में से, और डिस्प्लेस करने के बाद आयरन कॉपर की जगह ले लेगा और कंपाउंड बन जाएगा FeSO4, और कॉपर आपका सेपरेट हो जाएगा। अब जितना आयरन इस कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आएगा उतना आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, FeSO4 की डिपोजिशन हो जाएगी आयरन नेल के ऊपर। तो मान लिया इसको मैंने इसके अंदर डाला था, और डालने के बाद इस जितने हिस्से में मैंने इसको डाला था उतने पर इसके FeSO4 की डिपोजिशन चालू होगी। यानी कहने का मतलब है इसके बाहर बाहर FeSO4 लग गया। अब इस FeSO4 के कारण इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या आपको। वही अगर हम लोग कॉपर सल्फेट की बात करें तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें से काफ़ी अमाउंट में कॉपर सल्फेट ने आयरन के साथ रिएक्शन कर ली, जिसकी वजह से इसमें से कॉपर सल्फेट कम हो गया, जबकि कॉपर सल्फेट है इसका कलर है वो फेड हो जाता है। फेड का मतलब हल्का सा धुंधला हो जाता है,
वो डार्क ब्लू नहीं रहता, वो लाइट ब्लू हो जाता है। तो अब अगर मैं ये जो आपके आयरन की जो नेल है बी, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस आयरन नेल ए के साथ में, तो देखो ये तो अभी भी सिल्वर कलर की होगी, लेकिन ये जो आयरन नेल है ये आपकी कैसी होगी, रेडिश ब्राउन की। और इन दोनों सॉल्यूशन को अगर मैं कंपेयर करूँ आपस में, तो देखो ये कॉपर सल्फेट तो अभी भी कैसा है, डार्क ब्लू कलर का, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के कारण अब हल्का सा फेड हो चुका है, अब ये लाइट ब्लू हो गया है। तो आपको इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली, आपको ऑब्जर्वेशन ये मिली कि एफी ने कॉपर को हटा दिया, जिससे कॉपर सल्फेट का अमाउंट कम हो गया और एफी के ऊपर FeSO4 की डिपोजिशन आ गई, जिसकी वजह से आयरन नेल तो आपके रेडिश ब्राउन कलर की होगी, ऐसे लगेगा जैसे इस पर पूरे पे जंग लग रही है। और वही अगर हम लोग बात करें आपके ए जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, उसमें कॉपर सल्फेट का अमाउंट कम होने के कारण उसका कलर है वो लाइट ब्लू या फिर उसका कलर फेड हो गया है, डार्क ब्लू अब नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी आपको समझ आ गई होगी। इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटाया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बेसिक सी बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है एक्टिविटी नंबर 10। इसमें हमारे पास दो कंपाउंड है, Na2SO4, नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। सोडियम पे +1 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, बेरियम पे +2 और क्लोरीन पे -1। ठीक है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ सोडियम है, ये जाएगा बेरियम की जगह ले लेगा और बेरियम जाएगा सोडियम की जगह ले लेगा, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स हमको देखने को मिलेगा। यहाँ NaCl बन जाएगा और साथ में BaSO4 बन जाएगा। ठीक है भाई, Ba यहाँ से गया इधर चला गया, सोडियम यहाँ से हट चुका है तो Ba और SO4 मिलके BaSO4 बना लेगा, सोडियम यहाँ गया, Ba यहाँ से निकल चुका है तो सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बना लेगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है BaSO4 है, इसका कलर कैसा होता है, तो याद रखना ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो आपके सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा लेकिन उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, NaCl आपका सोल्ट होता है, नमक होता है। अब इस रिएक्शन में एक तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, दूसरा आपको ये याद रखना है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयन्स का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। अब देखो हमारी लास्ट एक्टिविटी आ जाती है एक्टिविटी नंबर 11। ये इस चैप्टर की आखिरी एक्टिविटी है, इससे भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आपके पास कॉपर है और कॉपर का जो बर्तन होता है उसको अगर आप हीट करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे से वो काला हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर का डिपोजिशन हो जाता है। तो वही अगर हम लोग बात करें तो आपके पास मान लो कॉपर है और कॉपर को जब आप हीट करते हो या जलाते हो कुल मिला करके, तो उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ, और इससे फॉर्मेशन किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की। अब कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो याद रखना इसका कलर होता है ब्लैक। इस पर NCERT में क्वेश्चन भी दे रखा है, उसमें बोला है कि आपका एक मेटल है जिसको जब हीट किया जाता है तो ब्लैक कलर की डिपोजिशन हो जाती है, और वो ब्लैक कलर की डिपोजिशन किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की, और जिसे हीट किया जाता है उस मेटल का नाम क्या है, कॉपर। ठीक है, ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, या फिर आप चाहो तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो, जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से इतने ही क्वेश्चन बनते थे, मैंने आपको बता दिया। तो मैंने जितनी इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी करवा दी। टोटल इसमें 11 एक्टिविटी है, 11 की 11 मैंने एक्सप्लेन कर दी है, और बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है। इन एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर लोगे, मेरी सारी वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस आई है उनको देख लोगे, और उसके बाद में आगे जो मैं प्रैक्टिस पेपर्स जो आपको सॉल्व करवाऊंगा या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करवाऊंगा, तो आपको नो डाउट ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक आपको फॉर्मूले की लिस्ट में दे दूंगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर किसी को फॉर्मूले की लिस्ट की अगर नीड हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं फॉर्मूले की लिस्ट डाल दूंगा जिससे आप सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लो जो आपके इन चैप्टरों में दिए हुए हैं। देखो ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं है ना, लगभग आपके 45-50 के आसपास में अच्छे खासे फॉर्मूले होंगे जिनका बार बार इस्तेमाल होता है, बाकी ज़्यादातर फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूले अगर आप डायरेक्ट याद कर लेते हो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप वो फॉर्मूले याद नहीं करते हो तो देखो उनको आपने, हालांकि उनमें से कुछ फॉर्मूले आपने क्लास 9th में बनाने भी सीखे थे। एक चैप्टर था आपका एटम एंड मॉलिक्यूल,
उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चार्जेस ऊपर लिख करके और उनके आयंस के चार्ज लिख करके वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनके कंपाउंड बनाए थे, ठीक है। लेकिन वो उतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं जब आप एग्जाम में बैठे हो, और चार्जेस याद रखोगे इससे बेहतर है डायरेक्ट आप फॉर्मूला ही याद रख लो, ठीक है, इससे टाइम बचता है आपका। क्लियर है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बोर्ड पे दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।